श्री राम नारायण पांडे इंटरकॉलेज उत्सव में आप सबका हार्दिक स्वागत है। देखिए प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम आपको जागृति से संबंधित कुछ टिप्स और मुख्यतः संसाधन के विकास पर प्रकाश डालेंगे, जिसे आपको अपने अंदर रखना है, रिवर्स करना है, पढ़ना है। और प्रायः इस कोरोना महामारी के विकट संकट के समय घर में ही रह करके आपको यह अध्ययन करना है। तो चलिए आप अपने सब्जेक्ट की तरफ, तो आप संसाधन भूगोल के अंतर्गत, भूगोल है क्या चीज, थोड़ा सा इसको भी जान लीजिए। भौगोलिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। भौगोलिक दशाओं का अध्ययन करना ही भूगोल है। समस्त भौगोलिक दशाओं को हम जब अपने आप में अपने प्राकृतिक मानवीय संसाधनों के माध्यम से जब हम उसे पढ़ते हैं, वही व्यवस्था भौगोलिक दशा है। भूगोल की उत्पत्ति प्रायः यूनान देश से हुई है, जिसके जनक इरेटोस्थनीज को माना जाता है। आज के इस भौतिकवादी व्यवस्था के अंतर्गत संसाधन का बड़ा महत्व है। संसाधन क्या है? प्रकृति के द्वारा प्रदत्त वह समस्त वस्तुएं जो मानव के उपयोग और उपभोग से संबंध रखती हो, आप उसे संसाधन कह सकते हैं। तो संसाधन प्रायः दो तरह का होता है। अब वह दो तरह का संसाधन क्या क्या है? तो सबसे पहले संसाधन को हम दो भागों में बांटेंगे, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या है? प्रकृति के द्वारा या प्रकृति प्रदत्त जो हमें उपहार मिला हुआ है, जिसका हम उपभोग करते हैं, अपने आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक जीवन में उतारते हैं, वह वस्तु जिसके माध्यम से हम अपना समस्त विकास कर लेते हैं, अपने उपभोग में उसे लाते हैं, जिसे हमने नहीं पैदा किया, हमने नहीं निर्मित किया, हमारे द्वारा संरचनात्मक व्यवस्थाओं नहीं है, प्रकृति ने हमें उपहार में दिया है, प्रकृति ने हमें निःशुल्क दिया है, वह प्राकृतिक वस्तु कहलाती है। दूसरी तरफ वही प्राकृतिक वस्तु को हम भौगोलिक व्यवस्था में प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। संसाधन का मतलब है, समझ लीजिए कि प्रकृति प्रदत्त वह वस्तु है जिसे हम उपहार के रूप में प्राप्त करते हैं और अपने जीवन में, अपने विकास के लिए उसका उपभोग करते हैं। यानी मानव के विकास से संबंध रखने वाले समस्त वस्तुओं को आप प्राकृतिक संसाधन कह सकते हैं, जिसमें मानव का कोई योगदान न हो, प्रकृति ने जिन्हें हमें दिया हो। दूसरा है मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन क्या है? प्रायः मानव के पास तो ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं कि प्रकृति से इतर होकर के वह किसी वस्तु विशेष को पैदा कर ले। हाँ, यह है कि प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जो वस्तुएं हैं, जो पदार्थ है, उन पदार्थ के संरचना में हम थोड़ा सा फेरबदल करके उसे हम मानवीय संसाधन का रूप दे सकते हैं। यानी मानव ने प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं को अपने द्वारा, अपने सिस्टम के आधार पर, अपने तरीके से उसका पुनः निर्माण कर लेता है, और वह जो मानव के विकास हेतु सहयोग देने का काम करता है, उसे हम मानवीय संसाधन कहते हैं। अब प्राकृतिक संसाधन में है क्या? प्राकृतिक संसाधन को हम दो भागों में बांटते हैं, एक है नवीकरण योग्य और एक है अनवीकरण। तो नवीकरण क्या है? नवीकरण का मतलब
हो पाएंगे। यानी यह नवीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत हम इसको रख करके जांचते हैं। जल के अलावा पवन यानी हवा, वायु, प्रकृति में वायु, वायुमंडल में वायु जो कि एक लेयर है, तो वह भी हमें नवीकरण प्रक्रिया के अंतर्गत प्राप्त होता रहता है, उसकी हमें कमी नहीं होती है। अगला है सौर ऊर्जा, यानी सूर्य से प्राप्त जो किरणें हमें ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती हैं, जिसका हम अपने व्यवस्था में संचालन करते हैं, लाइटों के लिए करते हैं, पानी के लिए करते हैं, पंखा चलाने के लिए करते हैं, या अन्य भौतिक व्यवस्थाओं को समुचित रूप से चलाने के लिए जिस सौर के द्वारा परिवर्तित ऊर्जा का हम प्रयोग करते हैं वो सौर ऊर्जा है। तो यानी नवीकरण ऊर्जा है, यानी एक तरफ चलता है, दूसरी तरफ से फिर हमको मिलता रहता है। अगला है अनवीकरण। अनवीकरण संसाधन के अंतर्गत प्रकृति के द्वारा ही अभी हमें प्राप्त होती है। यानी अनवीकरण जो संसाधन है उसे भी प्रकृति ने ही हमें दिया है, लेकिन यह क्षय ऊर्जा है। क्षय ऊर्जा का मतलब यह है कि यह ऊर्जा, यह धातु, यह वस्तु समाप्त हो सकती है। जैसे कोयला, मान लीजिए यहां कोयला हो गया। कोयला क्या है? कोयला क्षय ऊर्जा है, कोयला हो गया। अब कोयला तो विश्व में तमाम देशों में है, हर देशों में है, भारत में भी इसका प्रचुर मात्रा है, जिसमें झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, हिमालय के तलहटी में कुछ हो गया। तो इस तरह से कोयला है तो रहा, लेकिन संसाधन के रूप में हम इसका प्रयोग भी करते हैं। एक प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हमें प्राकृतिक संसाधन का एक स्रोत है, लेकिन इस स्रोत के बाद अगर हम इसका ज्यादा दोहन करेंगे, हम अपने जीवन में इसे ज्यादा उपयोग में लाएंगे, तो कोयला समाप्त भी हो सकता है। इसी वजह से हम इसे क्षय ऊर्जा कहते हैं, यानी क्षय धातु, क्षय वस्तु है, क्षय पदार्थ है। और कोयला, कोयला के बाद क्या है? खनिज तेल। तो जैसे तेल में डीजल, पेट्रोल जो भी है, रिफाइनरी के माध्यम से हम उसको प्राप्त करते हैं, यह भी हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होती है। यह भी हमारा एक संसाधन है। तो यह संसाधन भी प्रकृति ने ही हमें दिया है। यह भी अधिक हम इसका उपयोग करेंगे, दुरुपयोग करेंगे, तो यह भी समाप्त हो सकता है। इसके अलावा खनिज और भी पदार्थ हैं, जैसे धातुएं। बहुत सारी धातुएं हैं, यह धातुएं भी जो है समाप्त होने के कगार पर पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि संसाधन प्रकृति के द्वारा प्रदत्त मानव जीवन से संबंधित जो है सारे वस्तुएं, सारे पदार्थ जो हमारे उपयोग और उपभोग में शामिल हैं, हम उन्हें संसाधन कहते हैं। संसाधन को दो भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन में, प्राकृतिक संसाधन को हम समाप्त होने के आधार पर दो भागों में बांटते हैं, एक नवीकरण और एक अनवीकरण। नवीकरण क्या है? नवीकरण के माध्यम से हमें पुनः चक्रीय रूप में प्राप्त होता रहता है, लेकिन अनवीकरण में यह हमें प्राप्त नहीं होगा। नवीकरण में आपका एग्जाम्पल बात करते रहे हैं, फिर आपके पास मान लीजिए जैसे जल, पवन, सौर ऊर्जा, भूम, यह सब हमें प्राप्त होते रहते हैं। इनका क्षय होने का भय नहीं रहता। क्या अक्षय पदार्थ भी है, अक्षय
इत्यादि। इसके अलावा तेल हो गया, बॉक्साइट हो गया, कोयला हो गया, यह सब समाप्त होने के कारण हम इन्हें अक्षय ऊर्जा भी करते हैं, यानी यह समाप्त भी हो सकता है, इसलिए यह और नवीकरण है। अब आइए आप मानवीय संसाधन पर। मानवीय संसाधन क्या है? यानी मानव के द्वारा व्यवस्थित मानव उपयोग में लाने वाली वह सारी प्रक्रियाएं मानवीय संसाधन कहलाती हैं, जो मानव के उपयोग और उपभोग में शामिल है। जैसे जनसंख्या उद्योग हो गया, आप उद्योग को लेकर के चलिए। अब उद्योग में जैसे मारुति उद्योग हो गया, खाद उद्योग हो गया, तेल उद्योग हो गया, अन्य तरह के उद्योग हो गए, खाद्यान्न उद्योग हो गया। ये सारे उद्योग मानव के द्वारा निर्मित किए जाते हैं, मानव के द्वारा बनाए जाते हैं और मानव के उपयोग के लिए बनाए जाते हैं। तो इसे मानव ने अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से, अपने विवेक से इसका निर्माण किया है। तो आप इसे मानव द्वारा निर्मित संसाधन कह सकते हैं। अगला है यातायात। किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र के उज्जवल भविष्य के लिए, राष्ट्र का इकोनॉमिकल ग्रोथ बढ़े, इसके लिए यातायात की आवश्यकता कदापि मूल्यवान होती है। इसका व्यवस्था हर देश में होना चाहिए। जिस राष्ट्र में इसकी सुविधा नहीं है, वह राष्ट्र विकास के गति पर तेज बढ़ नहीं पाता है। तो यातायात भी मानव के द्वारा निर्मित एक व्यवस्था है, एक संसाधन है, जो मानव के विकास की कहानी को लिखता है। अब यातायात को कई भागों में हम बात करके पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए सड़क यातायात हो गया, जल यातायात हो गया, वायु यातायात हो गया, यानी हवाई जहाज बना लिया मानव ने, रेलगाड़ी बना लिया मानव ने, पानी की जहाज को बना लिया मानव ने। तो यातायात है, यानी यातायात के माध्यम से हम अपना विकास कर सकते हैं, अर्थात यह मानवीय संसाधन है। तो मानवीय संसाधन के अंतर्गत उद्योग, यातायात और अगला है जनसंख्या। जनसंख्या भी मानवीय संसाधन है। अगर जिस राष्ट्र में जनसंख्या न हो, उनका भी विकास संभव नहीं है। यानी विकास की सारी परिणति व्यक्ति विशेष के ऊपर निर्भर करता है। मानव नहीं है तो विकास की हम कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। मानव की सोच ने ही विकास को पैदा किया, विकास की अवधारणा को रखा है। अतः एक संसाधन के रूप में हम जनसंख्या को भी जो है शामिल कर लेते हैं। तो इस तरह की जो है एक व्यवस्था है। तो इस तरह से बच्चों संसाधन को हमने आपको बताया कि संसाधन को दो भागों में बांटा गया, जिसे आपने समझा भी है। तो इस तरह अब आपको स्वामित्व के आधार पर संसाधन, यानी अधिकार के आधार पर संसाधन कितने भागों में बांटा गया, अर्थात स्वामित्व के आधार पर संसाधन को हम कितने भागों में बांटे हैं, अधिकार के आधार पर संसाधन को हम कितने भागों में बांटे हैं। तो अब हम संसाधन को अधिकार के आधार पर बच्चे 4 भागों में बांटे। जैसे सबसे पहले है व्यक्तिगत संसाधन, यानी संसाधन का पहला रूप क्या है? व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन का मतलब है निजी। प्रकृति के द्वारा वह संसाधन, मानवकृत व्यवस्था के द्वारा वह संसाधन जिसे व्यक्ति विशेष के द्वारा ही उपयोग में लाया जाता है, उसे हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे मान लीजिए चारागाह हो गया, खेत हो गया, तालाब हो गया, पोखरे हो गए, नहर हो गया,
संसाधन का दूसरा रूप सामुदायिक संसाधन है। तीसरा क्या है? तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन क्या है? राष्ट्रीय संसाधन वह संसाधन है जिसे किसी देश, कोई राष्ट्र अपने देश के अंतर्गत उस संसाधन का उपयोग अपने लिए करता है, तो हम उसे राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे। जैसे कोयला, मान लीजिए भारत में कोयला उग रहा है, कोयले की खदानें हैं, सोने की खानें हैं, डिगबोई की तेल की खदानें हैं, वन है, जंगल है, नदियां हैं, यह सब राष्ट्रीय संसाधन का रूप होता है। चौथा हम आपको लेकर के चल रहे हैं स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन का वर्गीकरण हमने आपको बताया है, चौथा वर्गीकरण। तो चौथा वर्गीकरण है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या है? यानी वह प्रकृति प्रदत्त संसाधन जिसका उपयोग और उपभोग खाली एक देश नहीं करेगा, उस देश के अलावा और भी देश के लोग उस पर अपना अधिकार, उस पर अपना आवश्यकता पूरा कर सकते हैं। जैसे समुद्र हो गया। अब समुद्र किसी भी देश की बात हम आपको बता दे रहे हैं, किसी देश से सटा हुआ अगर समुद्र है तो सिर्फ 200 किलोमीटर के दायरे का अधिकार क्षेत्र उसका माना जाता है, लेकिन 200 किलोमीटर के बाद उस समुद्र के रास्ते से कोई भी देश यातायात कर सकता है, उस रास्ते से व्यापार कर सकता है, उसका उपयोग अपने लिए कर सकता है, अपने देश के लिए कर सकता है। वहां किसी भी देश का स्वामित्व स्वीकार नहीं किया जाता है। तो इस आधार पर समुद्र क्या है? समुद्र एक अंतरराष्ट्रीय संसाधन है जिसका उपयोग विश्व के सारे देश, किसी भी देश की सीमा से सटा हुआ समुद्र का तटवर्ती क्षेत्र क्यों न हो, लेकिन सारा देश उस पर जो है अपना यातायात, अपना व्यापार, आने जाना, आवागमन कर सकता है। तो आज के वीडियो में हम आपको इतना ही बताएंगे। अगले वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको संसाधन से ही संबंधित सारे स्वरूपों को समझाया जाएगा। ऐसे में आप इस पर थोड़ा सा रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद। यह क्लास 10 का भूगोल का पहला लेसन है जिसे हम संसाधन और विकास के नाम से जानते हैं। यही लेसन क्रमशः आपका स्टेप बाय स्टेप चलता रहेगा। धन्यवाद।